अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारी फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ लेक्चर है ये, जिसमें हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जनरल एनवायरनमेंट एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। पहले बात करते हैं जनरल एनवायरनमेंट की। द जनरल एनवायरनमेंट इज़ द लार्जर एनवायरनमेंट। जैसे नाम से पता लग रहा है जनरल एनवायरनमेंट, जो कि कारोबार का एनवायरनमेंट होता है, जिसमें कारोबार अपने टास्क कंप्लीट करता है, जिसमें कारोबार ऑपरेट कर रहा होता है, उन तमाम को हम कहेंगे जनरल एनवायरनमेंट। General environment is the larger environment within which the task environment is embedded. Task environment is embedded का क्या मतलब है कि जो task environment है that is surrounded by the general environment, जो कि larger environment होता है, उसके अंदर रह के हमने काम करना होता है। So you must have complete information about the general environment, तभी आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, strategies बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? द जनरल एनवायरनमेंट इज ग्रुप्ड इनटू 7 एनवायरमेंटल सेगमेंट्स: डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल एंड फिजिकल। To successfully deal with uncertainty in the external environment and achieve strategic competitiveness, firms must be aware of and understand these segments. देखें, अगर आपको पता नहीं है कि आपके डेमोग्राफिक सेगमेंट में कौन कौन आते हैं, आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर देम। तो इसके लिए आपको पहले उनके डेमोग्राफिक्स का पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वन बाय वन फिर थोड़े थोड़े डिस्कस किए, जिससे आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। लेकिन जनरल एनवायरनमेंट होता क्या है? जनरल एनवायरनमेंट जो है वो मेनली इन 7 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, और ये आप देख लें तकरीबन इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ गए, इसमें आपकी पॉलिटिक्स भी आ गई, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स भी आ गई, इसमें आपकी टेक्नोलॉजी भी आ गई। तो तमाम चीज़ों को मिला के आपका जनरल एनवायरनमेंट बनता है, और इस जनरल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आपने बिजनेस अपना ऑपरेट करना होता है, और अपना टास्क जो है उसको कंप्लीट करना होता है। हर एक बिजनेस का अपना टास्क होता है। मोस्टली बिजनेसेस जो किए जाते हैं दैट इज फॉर द प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, मार्केट में सस्टेन किए जा सके, कंपटीशन को बीट किया जा सके, और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। मेन इसका यही मतलब होता है। अगर प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट इतना कम है तो फिर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप रिएक्शन नहीं दे पाएंगे जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज का। तो मेन चीज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में दैट इज द प्रॉफिट अर्निंग। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो उनका फिर अपना अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेसेस की। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेसेस, तो वी आर इन फैक्ट टॉकिंग अबाउट द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, इसमें ये 7 पॉइंट्स है, सो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द डेमोग्राफिक सेगमेंट। डेमोग्राफिक में आप ये देख लें कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को या जहां पे आप बिजनेस चला रहे हैं, उनका पॉपुलेशन साइज क्या है। अब देखें, पाकिस्तान को देख लें और इंडिया को देख लें। इंडिया में Amazon.com देख लें या वहाँ की टेली कम्युनिकेशंस देख लें, तो वो सारे जो अमेरिकन और इंग्लैंड की जो सारी कंपनीज हैं वो मोस्टली टारगेट करती हैं इंडिया को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये क्यों करती हैं? क्योंकि पाकिस्तान के निस्बत उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ होगी, उनकी आबादी तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ के आसपास होगी मेरे ख्याल से। तो इट मीन 7 टाइम्स मोर। तो 6 टू 7 टाइम्स मोर उनकी आबादी है। तो यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट बिकता है तो वहाँ पे 6 टू 7 प्रोडक्ट्स बिकते हैं। So that's why most of the companies are trying to target India before Pakistan. पहले इंडिया को टारगेट करते हैं, फिर जाके कहीं पाकिस्तान में आते हैं। तो ये मेन वजह है उनका पॉपुलेशन साइज, वो एक बड़ी मार्केट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा, एज स्ट्रक्चर उनका क्या है, कौन सी एज में है लोग। जिन फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उनका आपका टारगेट कौन होगा। आप बना रहे हैं लैपटॉप से, लैपटॉप्स बच्चे तो यूज़ नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने उनकी एज लिमिट देखनी होती है, तो आपका कस्टमर कौन होगा, 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फिर स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, अर्बन रूरल एरियाज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये भी आप देखेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक सेगमेंट में क्या आता है, तो ये सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन रेट्स आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। जब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है तो उसको आपका कारोबार कैसे इफेक्ट हो सकता है, तो देखें, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा होती हैं,
तो अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो इससे जो आपके कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी पास सेविंग्स नहीं होती, तो वो सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वही यूटिलाइज या उनको ही पूरा करने में, सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। तो उनके पास जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि समटाइम्स लग्जरी प्रोडक्ट्स में आती हैं, वो खरीदने के लिए पैसा नहीं बचता, और इस इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे कारोबार जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी इसी तरह है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है चीज़ों पे, या बैंक्स की तरफ इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सब बड़े बिजनेसेस जितने भी हैं वो मोस्टली कर्जों पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उनका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लाजमी बात है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके ऊपर ये कॉस्ट भी डालते हैं, क्योंकि तमाम कॉस्ट डाली जाती है गुड्स के ऊपर, तो उससे वो प्रोडक्ट्स महंगी हो जाती हैं। ट्रेड डिफिसिट्स और सरप्लसेस। अच्छा, ट्रेड डिफिसिट दो ममालिक की आपस में, या एक मुल्क को देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को देख लें उसकी, अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है तो वो ट्रेड डिफिसिट होगा। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट्स कम हैं तो ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा। तो किसी भी मुल्क के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने भी किया है कि इंपोर्ट्स को कम करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जिस तरह कॉस्मेटिक्स हो गया, मोबाइल फोन वगैरह हो गए, इन चीज़ों पे उन्होंने बहुत हाई ड्यूटीज वगैरह चार्ज कर दी हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी, बल्कि कम हुई हैं काफ़ी, जिसकी वजह से जो डॉलर्स हैं, जो फॉरेन करेंसी है, वो मुल्क में रिटेन करती है। लेकिन इसका नुकसान भी होता है, जब ये ज़्यादा ड्यूटी वगैरह चार्ज कर देते हैं इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो बाहर ममालिक से ये मशीनरी वगैरह आना बंद हो जाती है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि आपके मुल्क में जो नए नए काम होते थे, जो प्रोडक्शन होती है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो फॉलो की जाती है बाकी ममालिक में, आपके मुल्क में वो नहीं हो पाती, क्योंकि नई मशीनरी वगैरह नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में कमी आ सकती है। एक तरफ तो आपकी इंपोर्ट्स कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ग्रोथ भी कम होगी। अच्छा, बजट डिफिसिट्स और सरप्लसेस। बजट क्या होता है, जब आप फ्यूचर के बारे में सारा डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इतने इतने पैसे यहाँ पे लगेंगे, जिस तरह पाकिस्तान का बजट बनता है, एजुकेशन पे इतना लगाएंगे, डेवलपमेंट पे इतना लगाएंगे, हेल्थ पे इतना लगाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये ठीक नहीं होता। जिस तरह आपको पता है लास्ट ईयर पेंडेमिक आ गया था, तो इन्होंने तो सोचा था कि हेल्थ पे इतना लगाएंगे, लेकिन सारा पैसा इनका हेल्थ की तरफ चला गया। तो अगर आपका डेफिसिट, आपकी इनकम, जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं मुल्क में, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर एक्सपेंसेस, तो आप सरप्लस में हैं। अगर आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू योर रेवेन्यू, तो फिर आप डिफिसिट में हो। पाकिस्तान में पता नहीं कितने सालों से अगर आप देखें तो हर साल हमारा बजट डिफिसिट में ही रहता है। पर्सनल सेविंग रेट। आम लोग जो हैं वो सेविंग्स कैसे करते हैं, अगर उनको जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आम तौर पे चाहिए होती हैं एक इंसान को लाइफ गुजारने के लिए, जिस तरह फ्री मेडिकल हो गया, फ्री हेल्थ एजुकेशन हो गया, इस तरह की कोई चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इनमें फिर सेविंग का रेट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उनको ये फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये नहीं है, मुल्क में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, तो फिर उनकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में आपका नाम से पता लग रहा है न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो प्रोडक्शन इनोवेशंस, प्रोडक्ट्स में न्यू न्यू टाइप के इनोवेशंस करना, जिस तरह मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोबाइल फोन्स देख लें, लैपटॉप्स देख लें, टैबलेट्स देख लें, गाड़ियां देख लें, इन चीज़ों में ज़्यादातर ये इनोवेशंस हो रही हैं। गाड़ियां भी आप देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे आने वाले शायद 5 साल या 10 साल में कि जो पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी पूरी जो इकॉनमी है वो पेट्रोल की एक्सपोर्ट्स पे चलती है, उनको बहुत खतरा है इससे। जिस तरह ये मिडिल ईस्ट को देख लें, सऊदी ममालिक, जो सऊदी अरेबिया को देख लें, दुबई वगैरह देख लें, तो इनकी जो उनको बहुत इफेक्ट होगा इसकी वजह से। ये देखें, जनरल इन्वायरमेंट है ना, प्रोडक्ट इनोवेट हो रहे हैं, गाड़ियां इलेक्ट्रिक चली जा रही हैं, तो फिर क्या होगा, जो पेट्रोल की एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए ये अरब कंट्रीज जितनी हैं वो भी कोशिश कर रही हैं अपना जो सेटअप है वो पेट्रोल से शिफ्ट करके टूरिज्म पे लेके जा रही हैं। इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पूरी पूरी सिटीज बन रही है, जैसे पाम सिटी हो गई, या बुर्ज अरब हो गया, या बुर्ज खलीफा हो गया, इस तरीके से ये इस तरह की चीजें बना रहे हैं ताकि वो देखने के लिए लोग बाहर से आए, तो टूरिज्म की तरफ वो मूव कर रहे हैं इन्हीं वजूहात की वजह से, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा और पेट्रोल की जो डिमांड है उसमें कमी आएगी, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस गिर जाएंगे।
न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जितनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आपकी स्ट्रांग होंगी उतना ही आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, स्ट्रेटजीज बना सकेंगे, डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है आपका, जितना स्ट्रांग आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सोशियो कल्चरल सेगमेंट, अच्छा सोशियो की जब भी बात आती है, सोशल की बात आती है, सो इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसानों की बात कर रहे होते हैं, उन्हीं से सोसाइटी बनती है। अच्छा, वुमेन इन द वर्कफोर्स, किसी भी मुल्क में जो औरतें हैं उन वो किस तरह काम कर, वो काम में हिस्सा लेते हैं, जॉब्स करती हैं कि नहीं करती, ये उसका कल्चर होता है। जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर देख लें, फिर खासकर केपी का कल्चर देख लें, तो इसमें इतना अच्छा नहीं माना जाता वर्क वुमेन वर्कफोर्स को, ठीक है, कि वो औरतें काम करें, करती भी हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली पूरे पाकिस्तान में कम होंगे शायद। इसी तरह बाहर के ममालिक देख लें तो हर एक घर में मेल फीमेल दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों जॉब्स करते हैं पैसा कमाने के लिए। पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत कम है, मोस्टली मेल्स काम करते हैं, फीमेल सिर्फ घर संभाल रही होती हैं। वर्कफोर्स की बात करें, वर्कफोर्स मींस आपके पास जो वर्कफोर्स है, क्या वो इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, वो इतना उसके पास काम की नॉलेज है कि वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन सकता है कि नहीं, या आपको बाहर से बंदे मंगाने पड़ते हैं मशीन्स वगैरह को ऑपरेट करने के लिए। एटीट्यूड अबाउट द वर्क, अच्छा एटीट्यूड अबाउट द वर्क ये है कि जब आप लोग काम करते हैं वेदर दे आर हैप्पी विद देयर जॉब्स और नॉट, तो इसमें फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि वो उनको सैलरी इतनी मिलती है कि नहीं, बाकी की इनको फैसिलिटीज़ इतनी दी जाती हैं कि वो काम को मेहनत के साथ लगन के साथ करें। पॉलिटिकल एंड लीगल सेगमेंट, एंटी ट्रस्ट लाज, अच्छा एंटी ट्रस्ट लाज जो हैं ये कुछ लाज बनाई जाती हैं इंटरनेशनल ममालिक में, जिसमें कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ये लाज होती हैं। टैक्सेशन लाज, टैक्स की सिचुएशन क्या है, जिस तरह से अब देखें हर साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि इस साल हम टैक्स रेट इतना बढ़ाएंगे, तो जिसमें ज़्यादा लोग फिर मतलब टैक्स का जो स्कोप होता है, जो एरिया होता है, उसको बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन हो सके, तो रेवेन्यू इसमें ज़्यादा होगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से मुल्क जो है वो टैक्स की लॉस बनाते हैं। लेबर ट्रेनिंग लॉस क्या होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लेबर्स को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती हैं, उनके भी खास लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि जितना ट्रेंड आपका लेबर होगा उतना ही अच्छे तरीके से आप काम कर सकेंगे। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से एक पॉइंट तो नहीं है, ग्लोबल, ग्लोबल भी आपका इन्वायरमेंट ही होता है, और बार बार इस पे बात हो भी चुकी है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है, किसी भी मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाहर ममालिक से जब आपकी कंपनीज आती हैं आपके मुल्क में, तो फिर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट आपसे कम प्राइस में बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बल्क में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, बाहर ममालिक में भी सप्लाई करते हैं, बाहर ममालिक में भी अपनी आउटलेट्स होती हैं, फिर आपके मुल्क में आ जाते हैं, यहाँ पे भी बेचते हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर लेते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनकी पर यूनिट कॉस्ट गिर जाती है, जिससे आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो compete नहीं कर पाती। फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, जो आपको फिजिकली नजर आ रहा होता है, फिजिकल वो तमाम चीजें विच यू कैन टच, यू कैन फील, ठीक है, तो ये कोई भी चीज हो सकती है फिजिकल एनवायरनमेंट में, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी चीज आ सकती है। तो ये सारा आपका जो है ये जनरल एनवायरनमेंट होगा। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। तो जनरल एनवायरनमेंट की आप जब भी बात करें, तो यू आर इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट दी 7 पॉइंट्स, तो इसमें तकरीबन सारी चीजें आ गई जो कि एनवायरनमेंट में होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वैल्यू चेन एनालिसिस, वीएसी भी इसको कहते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, इसमें फिर एनालिसिस का जिक्र आ गया, ठीक है। इसमें एनालिसिस का जब भी जिक्र आएगा, सो इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स जो कि हमारे काम को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम तमाम उन एलिमेंट्स और फैक्टर्स की बात करेंगे, जिस तरह हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस में पढ़ा था। Value chain analysis is a process where a firm identifies its primary and support activities. ये दोनों क्या हैं, ये अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज that add value to its final product, and then analyze these activities to reduce costs or increase differentiation. देखिए ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, reduce cost और increase differentiation।
अब बात करते हैं प्राइमरी और सपोर्ट की, ये आगे डिस्कस हो जाएगा, लेकिन एड वैल्यू किस में? टू इट्स फाइनल प्रोडक्ट। आप मार्केट में, आप इन्वायरमेंट में, या आप इस तरह की एक्टिविटीज सर्च कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करें। एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की जाती है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब किस तरह से ऐड कर सकते हैं? या तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दें या अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल यूनिक बना लें। अब आपका जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट हर दुकान पे पड़ा है, हर एक शॉप में वो अवेलेबल है। यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइसेस। क्यों? आप ज्यादा प्राइस पे देंगे तो आपका जो कंपेटिटर वो कम प्राइस पे दे देगा। यहां पे आप किस तरह से स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे? तो यहां पे आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें दैट यू विल हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। अपनी कॉस्ट को किसी तरीके से डिक्रीज करें, लेकिन क्वालिटी को खराब नहीं करना। क्वालिटी खराब करके कॉस्ट तो कोई भी डिक्रीज कर सकता है। आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है और कॉस्ट को डिक्रीज करना है। ये कैसे करेंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जब ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी और फिर आप अपने कंपेटिटर के साथ compete कर सकेंगे। तो ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करें तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। जब कॉस्ट कम होगी तो आप कम प्राइस चार्ज करके भी वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। या दूसरा तरीका क्या है? दैट इज इंक्रीज डिफरेंशिएशन। आपको ज्यादा पैसे कस्टमर उस सिचुएशन में देता है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा प्रोडक्ट। अब हर एक के पास कोई सेम प्रोडक्ट्स पड़े, आपके पास थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी यूनिक चीज पड़ी है, तो मार्केट से आप ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सिचुएशन में जब आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा। Value chain analysis is a strategy tool used to analyze internal firm activities. ठीक है, ये यूज होता है इंटरनली, इंटरनल फर्म एक्टिविटीज। इट्स गोल इज टू रिकॉग्नाइज विच एक्टिविटीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल, आर द सोर्स ऑफ कॉस्ट और डिफरेंशिएशन एडवांटेज टू द फर्म एंड विच वंस कुड बी इम्प्रूव्ड टू प्रोवाइड कंपेटिटिव एडवांटेज। इसमें यह देखा जाता है कि मेरे पास तो अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। इसमें यह फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके जिनको थोड़ी बेहतरी, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें आप एनालाइज, देखिए मैंने स्टार्ट में बता दिया एनालिसिस। ये किस चीज की एनालिसिस? अपनी एक्टिविटीज की एनालिसिस। किस एक्टिविटीज की एनालिसिस? वो एक्टिविटीज जो कि इम्प्रूव तो हैं ऑलरेडी, जिस पे आप काम कर सकते हैं, जो कि आप डिफरेंशिएशन में आपकी हेल्प कर सकती है या कॉस्ट रिडक्शन में, या वो एक्टिविटीज जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो वीसीए जो है ये इनफैक्ट एनालिसिस होती हैं आपकी इंटरनल फर्म एक्टिविटीज की, कि कौन सी एक्टिविटीज अच्छी चल रही हैं और कौन सी एक्टिविटीज को अच्छा किया जा सकता है। ये इसकी एक टाइप की समरी सी हो गई। अच्छा, ये देखिए मैंने अभी आपको कहा कि प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज जो हैं ये आगे डिस्कस हो रहा है। फर्स्ट ये देखें, पहले तो ये देख लें, दैट इज द मार्जिन, प्रॉफिट कह लें इसको। ये आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज के बगैर आपका बिजनेस नहीं चल सकता, इस तरह कह लें। इनके बगैर चल सकता है, लेकिन आजकल अगर आप देखें, आजकल के नए दौर में, आजकल के तो सपोर्ट एक्टिविटीज को किसी भी सिचुएशन में प्राइमरी एक्टिविटीज से कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार प्राइमरी एक्टिविटीज सिर्फ फॉलो करो, सपोर्ट को छोड़ दो। ये पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज आप कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आजकल की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को फॉलो करके ही आपने आगे चलना होता है। वैल्यू चेन, अच्छे इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको पता है, जो बिल्डिंग वगैरह आपकी, अगर ये आपकी स्ट्रांग है, ये आपकी ठीक ठाक है, आपके पास एरिया ज्यादा है, आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है, हर एक चीज, हर एक काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, तो ठीक है, काम चल रहा है। अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो ठीक ठाक हैं, वो नॉलेजेबल हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हैं, सही बंदा बैठा हुआ है सही सीट पे, तो ये भी ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अगर आपको जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोडक्शन पर्पस के लिए, अगर वो आपको अवेलेबल है तो भी आपका काम ठीक चल रहा है। प्रोक्योरमेंट क्या है, ये आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ये भी आगे आ रहा है।
ऑपरेशंस, हाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेट योर बिजनेस। अगर आपका प्रोडक्शन का काम है तो कैसे रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपका सिर्फ सर्विसेज का काम है तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज। अगर आपका ट्रेड का काम है तो हाउ यू आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड सेल द प्रोडक्ट्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी आगे आ रहे हैं। मार्केटिंग है, सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स सारे जानते होंगे आप, मार्केटिंग भी आपने पढ़ी होगी। इस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि नया प्रोडक्ट आया मार्केट है और उसकी फीचर्स क्या हैं। तो ये सारे आप मार्केटिंग में करते हैं एंड सेल्स, और उसको फिर बेचना एंड सर्विसेज। बिजनेसेस जो हैं वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज ज़्यादा करने के लिए कभी कभार ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि उनके कंपेटिटर्स प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा वारंटी या एक्स्ट्रा गारंटी देना। मिसाल के तौर पे पोस्ट परचेज सर्विसेज प्रोवाइड करना। आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, आप फ़ोन करें, हमारा बंदा आके उसको ठीक करेगा फ्री में। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और इन सब का एंड रिजल्ट जो निकलता है दैट इज़ योर मार्जिन, दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कि जैसे रिक्वायर्ड हैं, जैसी प्लान्ड हैं वैसी चल रही हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, इज द रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल। इनबाउंड अंदर आना, ठीक है, इज द रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए सप्लायर टू ए वेयर हाउस। जब आप सप्लायर से माल खरीदते हैं, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट समटाइम्स कैन बी वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स जो कि 100% कंप्लीट नहीं होते, एंड समटाइम्स इट कैन बी प्रोडक्ट्स एज वेल, मींस फिनिश गुड्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, तो इनबाउंड सामान मंगाना, आउटबाउंड सामान भेजना। Outbound logistics are the actions required to get the final goods delivered to the end user। जब आप प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं और उसको फिर भिजवाते हैं एंड यूजर तक या उसको पहुंचाते हैं एंड यूजर तक। प्रोक्योरमेंट क्या होती है, प्रोक्योरमेंट इनफैक्ट प्रोसेस, ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन बाइज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इट नीड्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारा बाइंग का काम किया जाता है। आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड हो, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हो या किसी की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू आप ले सकते हैं। अच्छा, वैल्यू चैनल्स थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ऑल दो प्राइमरी एक्टिविटीज एड वैल्यू डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे आर नॉट नेसेसरीली मोर इंपॉर्टेंट देन सपोर्ट एक्टिविटी। इस पे बात हो गई। हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्राइमरी प्रोडक्ट सॉरी प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं आप ये कभी नहीं कह सकते कि दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन सपोर्ट एक्टिविटीज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है अगर आप कारोबार में कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो ये दोनों आपने फॉलो करनी होंगी। Nowadays, competitive advantage mainly derives from technological improvements। आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी मतलब बूम पे चली गई है। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें वेटर्स की जगह रोबोट्स काम करते हैं। बहुत से ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिसमें ऑनलाइन जो बिजनेस हैं उसके उनके वेयर हाउसेस बहुत बड़े होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो भी रिपोर्ट्स के थ्रू करते हैं। तो रिपोर्ट्स में गलती के चांसेस कम होते हैं। वो खाना पीना नहीं करते, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर वो तनख्वाह भी नहीं मानते, सिर्फ मेंटेनेंस का उनका खर्चा होता है। तो जितना आप टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव्ड होंगे उतना ही आप कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। or innovations in business models or processes. Therefore, such support activities as information system, R&D or general management are usually the most important source of differentiation advantage. R&D की बात हो गई, आपको पता होना चाहिए मार्केट में कौन कौन से टेस्ट चल रहे हैं, हमारे कस्टमर का टेस्ट चेंज तो नहीं हो गया, मार्केट में कौन कौन सी रिसर्चेज हो रही हैं, मार्केट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इन तमाम की चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। रिसर्च क्या है, रिसर्च ये होती है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती कोई भी रिसर्च नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए रिसर्च की जाती है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी सेल्स डिक्रीज होंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस की ये अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये हर टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे रहते हैं ताकि प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जा सके। ऑन द अदर हैंड, प्राइमरी एक्टिविटीज आर यूजुअली द सोर्स ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, where costs can be easily identified for each activity and properly managed। सिंपली बात वही है कि प्राइमरी एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट, लेकिन जो
सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आपने प्रॉफिट कमाना है अच्छा खासा, अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी है, अगर आपने अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलना होगा। ठीक है, आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, एक जनरल एनवायरनमेंट, इट्स ए लार्जर एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप रह के काम कर रहे होते हैं। फिर इसमें 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स पे भी थोड़ी थोड़ी बात हो गई। फिर हमारा आया वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें एनालिसिस की जाती है किन चीज़ों की, फर्म के अंदर की एक्टिविटीज़ की। उसमें दो मेन एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लेन हो गया, सपोर्ट एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लेन हो गया, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस और कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए। फिर डायग्राम पे बात हो गई। इसके बाद जो पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए थे वो डिस्कस हो गए, और एंड में जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात हो गई वैल्यू चेन एनालिसिस पे। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं, या इंशाल्लाह जो वीकली क्लास होती है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।